सेनगुप्ता जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी का स्मरण करें या स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करें या गहराई में जाकर भगिनी निवेदिता का स्मरण करें, विचार एक ही मिलता है। दिखने में कार्य का रूप अलग अलग है और होना भी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कार्य के लिए जो दिशा चुनी वो समाज को तैयार करने की थी, व्यक्ति को तैयार करने की थी, और उन्हीं के आदेश का पूर्ण अनुशासन के साथ पालन करते हुए उसके अनुसार भगिनी निवेदिता ने जो कार्य की दिशा अपने लिए तय की वो देश में उस समय चलने वाली व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने की थी। अब ये तीनों काम, व्यक्ति का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, ये देश की उन्नति के लिए अनिवार्य आवश्यक काम है। इसलिए ये काम समांतर ही चलने चाहिए और वैसे चले हैं, परंतु इनको कभी आपस में मिल नहीं जाना चाहिए, मेलजोल रखना चाहिए, तभी ये तीनों काम व्यवस्थित चलते हैं। और वैसा ही हम देखते हैं, स्वामी जी ने जहां पर संपर्क नहीं रखा वहां निवेदिता जी ने रखा। ये कोई अलग बात नहीं थी, काम एक ही था, उसका आधार एक ही था। और भगिनी निवेदिता के जीवन में हम लोगों के लिए एक और विशिष्ट बात आती है। वो जन्मतः यूरोप की थी, मिस मार्गरेट नोबल थी, परंतु उसने अपने मानस को संपूर्ण बदलते हुए भारत के साथ अपने आप को एकाकार किया। और केवल उन्होंने किया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं, उन्होंने अपने संकल्प को एक वाक्य में बताया, एक प्रश्न के उत्तर में, माई लाइफ इज गिवन टू इंडिया, इन इट आई लिव और डाई। और उनके समाधि के पश्चात वहां पर जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं तो सारे भारतवासियों ने उनके इस प्रयास का जो मूल्यांकन किया है वो मिलता है। वहां पर लिखा गया है, हियर रिपोजेस सिस्टर निवेदिता हु गेव इंडिया हर ऑल। जो उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया, भारत के साथ संपूर्ण तन्मयता प्राप्त की, इसकी साक्षी भारत की जनता है। वो स्वयं कह रही है, ऐसा नहीं, यह हम लोगों ने देखा है। भारत के साथ ऐसी तन्मयता प्राप्त करके ही भारत के उन्नति के लिए योग्य दिशा में प्रयास हो सकता है। विदेश में जन्मकर वहां के संस्कार पाए हुए एक व्यक्ति ने अपने भक्ति बल पर ये किया है, तो क्या हम करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में स्वतंत्र देश में अपनी भक्ति इतनी नहीं बढ़ा सकते कि हम में से प्रत्येक का जीवन भारत के साथ तन्मय हो जाए? ये हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य के आदर्श के रूप में भगिनी निवेदिता हमारे सामने है। आज तो हम स्वतंत्र देश में है, खंडित क्यों न हो, लेकिन स्वतंत्र देश है। जो कोई भी पार्टी हो, हमारे अपने लोग सत्ता चलाते, व्यवस्थाएं चलाते। भगिनी निवेदिता के समय एकदम विपरीत समय था।
व्यवस्थाएं परतंत्र थी, इतना ही नहीं, तो उन परतंत्र व्यवस्थाओं ने इस देश को सदैव पारतंत्र में रखने के लिए इस देश के मानस को भी परतंत्र मानसिकता से आच्छादित कर दिया था। भारत का गौरव भारतवासियों के मन में नहीं था। भारत की राष्ट्रीयता के बारे में भारतवासी ही जानते नहीं थे और यही सीखते थे और बोलते थे कि भारत कभी राष्ट्र रहा ही नहीं। वो तो क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेक राष्ट्रों का समूह हो सकता है। अंग्रेजों के आने के बाद हमारा एक राष्ट्र बन रहा है। वी आर ए नेशन इन द मेकिंग। ऐसी हमारी मानसिकता नहीं थी। हमारे पौरुष पर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा ही था। सारी दुनिया में ऐसे भी प्रसंग है कि जहां किसी पार्क में बाहर फलक लगा है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यह हमारी प्रतिष्ठा थी दुनिया में। और हमारा जो प्रचंड ज्ञान है उसके बारे में दुनिया के विद्वान लिखते थे कि ये तो गडरियों के गीत है, भंग वंग पी के उसके नशे में गाए हुए ये प्रलाप है, ऐसी उसकी संभावना होती थी। और केवल वो ऐसे संभावना करते नहीं थे, दास्य भाव से उनके चरणों में बैठे हमारे मन में भी इसी प्रकार के प्रभाव छाए थे। उस समय जन्मगत यूरोपीय संस्कारों को पूर्णतः निरस्त कर भारत के साथ तन्मय होकर भारत के तेजस्विता की आत्मा की घोषणा करना, ये कितना महान कार्य है, कितना कठिन कार्य है, ये हम समझ सकते हैं। इसलिए आज हमको देखना है कि भारत की राष्ट्रीयता के बारे में निवेदिता ने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या कुछ अनुभव से संकल्पना बनी है, क्योंकि वो आज भी हमको मार्गदर्शक होगी। राष्ट्रीयता का विचार ये कोई तात्कालिक नहीं होता, समय के साथ बदलने वाली वो चीज नहीं है। हम अंग्रेजी में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं और इसलिए हम नेशन कहते हैं, लेकिन नेशन इस शब्द का ध्वनि एकदम अलग है। राष्ट्र शब्द से, संस्कृति शब्द से हम जो कहना चाहते हैं, धर्म शब्द से हम जो कहना चाहते हैं, पाश्चात्यों के नेशन से, कल्चर से, रिलीजन से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। ये राष्ट्र जो बनता है वो बनाया नहीं जाता, वो बनता है, वो प्राकृतिक रूप से बनता है। नेशन की कल्पना के साथ सत्ता जुड़ी है, और सत्ता जुड़ी है, सत्ता समाप्त होती है तो राष्ट्र को भी समाप्त माना जाता है। जैसे भारत के बाहर यह मान्यता है कि आदमी दिखने वाला समाप्त हो जाए, उसका शरीर समाप्त हो जाए तो आदमी गया। अब वो जिंदा होने वाला नहीं, आखिरी एक दिन आएगा जब भगवान उसे जिंदा करेगा, ऐसा माना जाता है। सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, ये मान्यता है। भारत में ये मान्यता नहीं है। शरीर बदलता रहता है, आदमी बार बार पुनर्जन्म लेता है। ऐसे ही ये बात राष्ट्र, वो राष्ट्र सत्ता के साथ है, नेशन स्टेट ये कल्पना है। हमारे यहां वो सत्ता से संबंधित कभी राष्ट्र की कल्पना रही नहीं। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से अनुभव करके निवेदिता जी ने रखी है। उनका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करते समय एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ बातों की परिभाषा तब की और आज की, इसमें अंतर है। हम अकेले पढ़ते और हम समझते तब तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन हम जब लोगों को बताने जाएंगे तो हम एक अर्थ से शब्द का उपयोग करेंगे और लोग उसको दूसरे अर्थ में लेंगे।
और कुछ शब्द भी बदल गए। निवेदिता जी को पढ़ते समय हमको ये चिंता करनी पड़ेगी कि हम जो पढ़ रहे उसका उचित, क्योंकि तन्मय हो गई, लेकिन सारा कुछ उस समय के प्रचलन के अनुसार, क्योंकि लोगों में उनको काम करना था, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। उसमें कभी कभी शब्द आता है कम्युनल। आज आप किसी को कम्युनल कहेंगे तो एक गाली हो जाएगी, क्योंकि उसमें कट्टरपन की दुर्गंध है। दूसरों को हीन मानना, दूसरों का द्वेष करना, इसकी बदबू उसमें से आती है। लेकिन जिस समय निवेदिता जी ने सारा लिखा है, उस समय कम्युनल शब्द का यह अर्थ नहीं था। प्रत्येक मानव समूह अपना जो श्रेष्ठ है उसकी श्रद्धापूर्वक उपासना करता है, तो वो कम्युनल है। उस समूह से, उस समूह की अच्छी बातों से वो जुड़ने का सतत प्रयास कर रहा है, इस अर्थ में वो कम्युनल है। ऐसे ही एक बात आती है एग्रेशन। एग्रेशन कहने से आज भाव आता है कि जाके झगड़ा करना। उस समय वो भाव नहीं रहा होगा, इसलिए वो शब्द बार बार आया है। उसका अर्थ आज की भाषा में यही बोलना है तो हमको कहना पड़ेगा असर्शन, अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को सामने रखना। ऐसे ही और एक शब्द बार बार आता ही है, अनिवार्य है आना, इंडिया। हम कहते हैं भारत। जो विशेष नाम होता है, प्रॉपर नाउन्स, उसका भाषांतर नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन विदेशियों ने कर दिया, अंग्रेजों ने कर दिया। इंडिया कहने के बाद उनके मन में जो कल्पना है, भारत कहने के बाद हमारे मन में वो आती नहीं। हमारी कल्पना भारत की एकदम अलग है। उसी अर्थ में इंडिया शब्द का प्रयोग भगिनी निवेदिता ने भी किया है। ऐसी अनेक बातें हमको ध्यान में रखकर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहली बात यह ध्यान में आती है कि भारत की सारी समस्याओं के मूल में भारत को अपने भारतपन का भान नहीं है, यह कारण है। ऐसी उनकी पक्की धारणा थी। सारी समस्याओं को बाद में देखेंगे, मूल कारण को पहले ठीक करो, ये वो कहती थी। वो कहती है, आई थिंक दैट देर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मोर कॉन्सिक्वेंस इन दिस कंट्री, देर इज नो सोशल प्रॉब्लम ऑफ एनी ग्रेटर कॉन्सिक्वेंस टू दिस कंट्री, and there is no educational problem of more consequence to this country than that great problem, namely how India should remain India. That is a great problem. The answer is, by means of national consciousness. I do not say national existence, for national consciousness remains intact. It does not die. भारत की सारी जो समस्या है, आर्थिक समस्या है, उस समय राजनीतिक समस्या, स्वतंत्रता की बात थी, सामाजिक समस्याएं थी, भेदभाव नष्ट करने की बात, सुधार की बात चल रही थी, अज्ञान की समस्या थी, शिक्षा पर चर्चा चल रही थी। भगिनी निवेदिता कहती है कि इन सब के मूल में और इन सब से ऊपर अधिक महत्व की बात है कि भारत भारत कैसे रहेगा। और उसका उत्तर है, भारत को भारत का भान आना चाहिए, भारत में भारत का अस्तित्व होना चाहिए। ये मैं नहीं कहती, इसका मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं। उस समय नहीं था, सत्ता अंग्रेजों की थी, चलती अंग्रेजों की थी, पाठ्यक्रम अंग्रेजों के थे, सारा जो महसूल वसूल होता था वो इंग्लैंड जाता था। तो पाश्चात्यों की नेशन स्टेट के कल्पना के अनुसार भारत का अस्तित्व नहीं था। जो मैंने बात कही, नेशन स्टेट और नेशन अलग है। भगिनी निवेदिता कहती है कि मैं बात भान की कर रहा हूं, कॉन्शियसनेस की कर रहा हूं। यह सब होने के बाद भी भारतीय जनता को लगता है कि हम एक राष्ट्र है, तो भारत राष्ट्र का अस्तित्व है और उसका दृश्य रूप भारतीय लोग अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेंगे। यह उसके पीछे का मानस है।
भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है, भारत नेशन इज मेकिंग है, इन सारे युक्तिवादों का एक उत्तर उन्होंने दिया है, भारत की भावना भारतीयों के मन में होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाएगा उसके पीछे। राष्ट्रीयता के इस वैचारिक प्रश्न को, मानसिक प्रश्न को वो इतना महत्व का मानती थी और फिर उसका विचार करके, अनुभव लेके वो कहती थी कि भारत एक राष्ट्र है। भारत राष्ट्र है ये कहना ही मुश्किल था उस समय। एक राष्ट्र है कहना तो और मुश्किल था, क्योंकि अपने अपने देश की दृष्टि के मापदंड लगाकर लोग कहते थे कि एक राष्ट्र है तो भाषा कहां है आपकी एक, और कौन सी एक भाषा हो इस पर आपका एक मत तो है नहीं। एक पूजा कहां है आपके यहां, 33 करोड़ देवी देवता और इतने सारे लोग, और बाहर से भी आए हैं कुछ, वो भी है, कहां एक राष्ट्र है आपका। इतने सारे प्रांत है, उनका भूगोल समान नहीं है, रेगिस्तान भी है, हिमालय की बर्फ भी है, जंगल है, खेती बगीचे हैं, ये सब अलग अलग भूगोल वाले देश कैसे, क्योंकि था ही नहीं किसी को अनुभव इतनी विविधता का। कुछ लोग जानबूझकर इसको लेकर हमारे मन को बिगाड़ने के लिए, और कुछ लोग उनके अज्ञान के कारण ये कहते थे कि इस विविधता के कारण भारत एक नहीं है। विविधता का स्पष्ट उत्तर है, द डीपर अवर इंक्वायरी गोज, द मोर इफेक्टिवली शैल वी रियलाइज that the overwhelming truth of the statement that amidst all her seeming complexity, India is one and Indian people a single united nationality. ये सारी विविधताएं हैं, लेकिन गहराई में जाके देखो तो ये सत्य आपको पता चलेगा, और वो सत्य बाकी सब बातों पर प्रभावी सत्य है कि इन सब विविधताओं के बावजूद भारत एक है और भारत एक राष्ट्र है। लोग कहते थे होगा कभी, ऐसा भी कहने वाले लोग थे, ये होगा कभी लेकिन अब नहीं है, वो मर गया, हिंदू जाति मृत हो गई, अब कोई हिंदू जाति नाम की चीज नहीं है, और इसलिए हिंदू राष्ट्रीयता भी नहीं है, भारत की राष्ट्रीयता भी नहीं है। अब नया राष्ट्र खड़ा करना है नए परिस्थिति में। कहां शक्ति है? निवेदिता का साफ उत्तर है, व्हाट प्रूफ हैव वी ऑफ आवर स्ट्रेंथ। आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि वो चेतना है, वो शक्ति है, इसका क्या सबूत है? वही इट वॉज हु ब्रॉट द वेदास इनटू इंडिया, वही हु थॉट आउट एंड रोट डाउन उपनिषद्स एंड सूत्रास, वही हु गेव बर्थ टू माइटी फेथ्स, टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, to Shaiva and Vaishnava and Shakta. We who brought forth great philosophies, Kapila and Shankaracharya. We who produced literatures, who united ourselves with the people of the land and made India with her commerce and her great fame and her place amongst the nations, and this strength has awakened in us once more. We are minded to set our hand to the remaking of our land, and that we may do this. We first proclaim ourselves a nationality. We proclaim ourselves one. अब देखिए, इस एक उत्तर में एक बात छुपी है जो हमको समझने की आवश्यकता है। इस भारत की राष्ट्रीयता का प्रवाह सनातन काल से अखंड रूप से चलता आया है, वही ये राष्ट्र है। इतना पुराना राष्ट्र दुनिया में नहीं है, और इसलिए उस समय जगत जेता पश्चिम अपने अहंकार में कहती थी कि भारत को राष्ट्र बनना है, भारत को नया राष्ट्र बनना है, भारत में अनेक राष्ट्रों को एकत्र आके एक राष्ट्र बनना है। निवेदिता का साफ उत्तर है कि हमारा राष्ट्र पहले से है, और कब से है? उस परंपरा से है जिस परंपरा से वेद उत्पन्न हुए, उपनिषद उत्पन्न हुए, इतने सारे पंथ संप्रदाय आए, इतने सारे रिलीजन्स आए, इतना विशाल साहित्य भंडार उत्पन्न हुआ, इतना विशाल ज्ञान भंडार उत्पन्न हुआ।
ये सारी परंपरा उसी राष्ट्र जीवन की परंपरा है, वो सुप्त हो गई थी, वही परंपरा अब हम में जगी है और हम फिर से वो स्थान प्राप्त करने वाले हैं। उसका प्रारंभ हम करते हैं। हम एक राष्ट्र हैं, हम प्राचीन राष्ट्र। देखिए कितनी हिम्मत की बातें उस जमाने में उन्होंने बोली है। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोई साहस नहीं करता था इन बातों को बोलने का। और इसलिए हम ऐसे एक प्राचीन राष्ट्र है, उसकी यह परंपरा है, इसलिए करना क्या चाहिए वो सारी दुनिया को बताती थी और यह सर्वमान्य बात है, इसके बारे में विवाद नहीं है। आज नहीं है, उस समय भी नहीं था। राष्ट्र बनता है भूमि, जन और जन का मन, इन तीन बातों से। राष्ट्र के लिए भूमि आवश्यक है। जिस भूमि को उस राष्ट्र का जन अपना मानता है और उस अपनत्व के कारण एक दूसरे को अपनत्व के सूत्र में जोड़ता है, वो केवल जन यानी लोग नहीं रहते, भीड़ भाड़ नहीं रहती, वो जनगण होता है, वो समाज होता है। उस भूमि के प्रति अपने श्रद्धा के, भक्ति के, मातृभाव के माध्यम से वो एक दूसरे के बंधुता का विचार करने वाला समाज होता है। और उस समाज के सदियों पुराने जीवन में उसने जो उतार चढ़ाव देखे हैं और सामूहिक रूप से उनको झेला है, सामूहिक रूप से अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाया है, संकट झेले हैं, सुख के क्षण भोगे सबने मिलके, इसका एक अनुभव उसके पास है, उसका स्मरण उसको है, उसका इतिहास वो जानता है और उस सब के कारण उसका एक मानस बना है। उस मानस के कारण वो एक राष्ट्र है। बाकी दुनिया ऐसी मानती थी, एक सत्ता है तो एक राष्ट्र है, एक भाषा है तो एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र है तो संप्रदाय एक है इसलिए एक राष्ट्र है। हमारे यहां यह नहीं माना गया, भाषा कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, वो मानस चाहिए। इसलिए निवेदिता कहती है, द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन हैज टू बिगिन विथ इट्स आइडियल्स। उस मानस के कारण कुछ आदर्श सामने रहते हैं। किसी भी भारतवासी को पूछो भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि राम भरत का जैसे जोड़ा, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, पूर्व में, पश्चिम में, तो कोई भी कहेगा। रामायण सीरियल जब चलती थी तब सब घरों में रामायण देखा जाता था, पंथ संप्रदाय नहीं देखते थे वहां। और केवल भारत में होता था ऐसा नहीं, भारत में जैसा होता था वैसा पाकिस्तान में भी रामायण दिखाया था, वैसे ही हुआ। क्योंकि इस भूमि में इस जनगण का सनातन काल के अनुभवों से एक मानस बना है, वहां से प्रारंभ करना चाहिए। दिस बिकॉज इन ए नेशन 3 प्राइमरी एलिमेंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड। फर्स्ट द कंट्री और रीजन, सेकंड द पीपल एंड थर्ड द नेशनल माइंड। ऑफ द 3 द लास्ट इज डोमिनेंट। नेशनल माइंड ये डोमिनेंट है एंड ऑल डायरेक्टिंग, और सबको दिग्दर्शित वो मन करता है। बाय वर्किंग थ्रू इट वी मे मॉडिफाई और इवन रिक्रिएट ईदर और बोथ ऑफ द अदर टू। जन और भूमि, इनका पुनर्निर्माण या उनका बदलना ये उस मन के कारण होता है। while their influence upon it is comparatively feeble and indirect। भूमि और जन का आदर्शों को परिणाम सीधा नहीं होता या बहुत कम होता है। इस सत्य को सारी दुनिया की मान्यता है, लेकिन भारत में एक विशेषता है कि भारत की भूमि ने भारत के मन को जन्म दिया है, और इस बात को भगिनी निवेदिता भी कहती है। एनी कंट्री विच इज जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट हैज द पावर टू बिकम द क्रेडल ऑफ ए नेशनैलिटी। National unity is dependent upon place. The rank of a nation in humanity is determined by its complexity and potentiality of its component parts.
What any one of its elements has achieved in the past, the nation may expect to attain as a whole in future. Complexity of elements, when duly subordinated to the nationalizing influence of place, is a source of strength and not weakness to a nation. इसमें और दो बातों का उत्तर हमको मिलता है। पहली बात तो यह है कि जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट भूमि में नेशनैलिटी को जन्म देने की क्षमता रहती है। हमारे देश में ऐसा ही हुआ है। हम सत्य अहिंसा वाले लोग हैं। हम सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। हमारी दुश्मनी करने वाले लोग दुनिया में होने के बाद भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है। यह हमारा मन कैसे बना होगा? इतनी सुरक्षित भूमि है। उस जमाने में जब आवागमन के साधन नहीं थे, हम लोग अलग थलग इस दुनिया में, इस भूमि में जी रहे थे। पर्वत और सागर का घेरा चारों ओर से पड़ा है, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और भूमि है सुजल सुफल मलयज शीतल। जनसंख्या भी आज जैसी उस समय नहीं थी। समृद्धि में जिए। मेहनत करो, जितना जीने के लिए चाहिए आपको मिल जाएगा। झगड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं। भूले भटके बाहर से कोई आ भी जाए तो कोई समस्या नहीं, वो भी खाएंगे। उनकी भाषा अलग है, हमारे यहां भी अलग अलग भाषा है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचस। उनकी पूजाएं वगैरह अलग है, हमारे यहां भी अनेक धर्म है। नाना धर्माणम पृथ्वी में यथोकसम। कामधेनु के समान सहस्र धाराओं से दूध देने वाली यह शस्यवान पृथ्वी हमारे पास है। पृथ्वी राजा ने जिसे कृषि योग्य बनाया, ऐसी भूमि हमारे पास है। तो हमको कभी झगड़े की आवश्यकता? हम अगर रेगिस्तान में जन्मे होते तो हम क्या करते? वही करते जो वहां के जन्मे स्वभाव को लेकर अभी भी चलने वाले लोग हैं। हम अगर जमीन थोड़ा देने वाली है उस पर जीते तो हम भी व्यापारी वृत्ति के बनते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बने। क्यों नहीं बने? भारत। और दूसरी बात है, हमारे देश की भाषा की, पंथ संप्रदायों की सारी विविधता है। उनको हमारे यहां मान्यता है, उनका स्वीकार है, उनका सम्मान है। लेकिन इनको हमारी इस मातृभूमि के द्वारा निःसृत राष्ट्रीयता के अधीन होना पड़ेगा। जब वो उसके अधीन है तब वो हमारा बल बन जाता है। अगर उससे वो ऊपर हो गई तो फिर हमारे लिए संकट बनती है। इस विविधता में एकता का सूत्र क्या है? सामान्य लोगों के लिए, और समाज में अधिकांश लोग सामान्य ही होते हैं। भारत माता, ये हमारी एकात्मता का आधार है। भारत माता की जय का आग्रह इसलिए होता है, हम सबको जोड़ती है। हमारे पंथ विश्वास को, हमारी भाषा को, हमारे प्रांतीयता को, हमारे खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन के तरीके को सुरक्षित, सम्मानित, विकसित रखते हुए हमको जोड़ने वाला सूत्र है हमारी भूमि, हमारी माता। इसलिए एक वंदे मातरम का संचार हुआ, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जाग उठा। यह उसका चमत्कार है। ये बातें समझी है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कही है। और यह भारत केवल हमारी विविधता में एकता को जन्म नहीं देता, ऐसा होने के कारण, समृद्धि होने के कारण हमारे पूर्वजों को फुर्सत मिली होगी चिंतन की, साधना की। उसके चलते उन्होंने अन्वेषण किया। वेद उपनिषद से हमारे राष्ट्र की परंपरा भगिनी बताती है। उसको अगर हम देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, वेदांत सारा और वेद का अनुशीलन, अध्ययन, अध्यापन करके बाद में जो निष्कर्ष निकले उपनिषदों में सारे आते हैं। उन उपनिषदों को देखें, प्रमुख उपनिषदों को अगर कालावधि के अनुसार हम देखें तो पहले पहले उपनिषद है बाहर देखने वाले। सत्य कहां है? अग्नि में है क्या? वायु में है क्या? जल में है क्या? खोजते खोजते उनको पता चला कि सत्य और सुख बाहर से प्राप्त नहीं होगा, अंदर देखना पड़ेगा।
उन्होंने अंदर देखा, एक उपनिषद में उल्लेख भी है कि सत्य और सुख का रास्ता तब खुल गया जब किसी महान आत्मा वाले ऋषि को और बाहर देखने वाली दृष्टि को अंदर देखने के लिए मोड़ने की बुद्धि हुई, तब यह रास्ता खुल गया। ऐसा उपनिषदों में ही उल्लेख है। तो बाद के जो उपनिषद है वो अंदर देखने वाले, फिर वो अपने प्राण को देखते हैं, मन को देखते हैं, चित्त को देखते हैं, उसके बाद आत्मा तक पहुंचते हैं और वहां एक खोज पूर्ण हो जाती है। शाश्वत सुख और सारी सृष्टि को विविधता को जोड़ने वाला सूत्र हमारे पूर्वजों को मिल गया। और इसलिए भगिनी निवेदिता कहती है कि बिना भारत आध्यात्मिकता का भी कोई अर्थ नहीं। वेर एवर वी गो, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, वी शैल ऑलवेज फाइंड दैट इंडिया हरसेल्फ हैज बीन द इंस्पिरेशन ऑफ हिंदुइज्म and that the faith without the land is a name without a person, a face without a soul. इतना अटूट संबंध है भारत और भारतीयता का, भारत और हिंदुत्व का, भारत और आध्यात्मिकता का। इसको भूल नहीं सकते। भारत है तो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा धर्म है। हमारा धर्म और आध्यात्मिकता है तब तक भारत है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि भारत में जब तक धर्म है, भारत को मिटाने की ताकत दुनिया में कोई शक्ति नहीं रखी। और दुर्भाग्य से भारत में धर्मलोप हो गया तो भारत को बचाने की ताकत भी दुनिया की कोई शक्ति नहीं रखती। यह अटूट संबंध है, वो उन्होंने जान लिया है। ये बुद्धि से जानना नहीं होता, यह आत्मा की तन्मयता प्राप्त करनी पड़ती है। वो उन्होंने प्राप्त की थी और इसलिए यह सत्य उन्होंने हमारे सामने रखा। और लोगों का कहना यह रहता है कि क्या भारत भारत लिखे बैठो, भारत तो बहुत बड़ा प्राचीन है, ठीक है मान लिया, बहुत लोग आए हैं ना, 1000 वर्ष सबसे पहले सिकंदर आया, शक कुषाण आए, उसके बाद 500 साल इस्लाम रहा यहां पर राजा बनकर। वो जाता नहीं तब तक एकदम अंग्रेज आ गए। अरे इन सब प्रभावों से कहां रहा हो तुम्हारा हिंदुत्व, कहां रही तुम्हारी भारतीयता? इन सबसे मिली जुली एक संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है। स्वामी भगिनी निवेदिता कहती है, इफ इंडिया शेयर्ड ए सर्टन फंड ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स with other peoples, that is nothing to be unhappy about. The question is not where did they come from, but what has she made out of them? Has India been equal to her opportunities at every period? Has she been strong enough to take all that she knew to be in the world at each given period and assimilate it and nationalize it in manner and use? No one in his senses would deny this of India. Therefore, she has nothing of shame or mortification to fear from any inquiry into cultural origins. हाँ, ये सब प्रभाव आए हैं, हुए भी होंगे, तो क्या उससे हमारी राष्ट्रीयता बदलती है? वो कहां कहां से कौन कौन से प्रभाव आए, ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है कि उनका हमने क्या किया, क्या हमने उनको पचाया नहीं, क्या हमने उनकी पद्धति में और कृति में उनको अपने राष्ट्र का रंग चढ़ाया नहीं? भारत ने ऐसा नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। और इसलिए ये सब आने के बाद भी हमारे संस्कृति के मूल की खोज के लिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब मिलने के बाद भी गंगा में कई नदियां मिलती है, फिर भी गंगा सागर के 2 किलोमीटर आगे तक गंगा ही रहती है। वैसे वही हमारी राष्ट्रीयता का प्रवाह अक्षुण्ण अखंड कायम है और इन प्रभाव के कारण और समर्थ बना है, बिना अपनी पहचान को खोए। मुझे एक अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान सज्जन ने बताया, प्रश्न पूछा, उनको पूछना था मैं सच्चर कमेटी का विरोध क्यों करता हूं। अभी उस समय तो वो राज्यसभा में वगैरह थे, आजकल
एक पेपर चला रहे, उर्दू पेपर चला रहे, फिर मिले थे अभी इतने में, उन्होंने याद दिलाई, मैंने ये पूछा था, आपने ये बताया था। तो उन्होंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि देखिए भागवत जी, भारत के हम सब मुसलमान हिंदू ही है ना, देखिए हम बन गए मुसलमान किसी कारण और अब रहेंगे मुसलमान, उसमें भारतीयों को तो कोई आपत्ति है नहीं, और मुसलमान हम बन गए, लेकिन कव्वाली गाते हैं। क्यों गाते हैं? अखंड भारत के बाहर कहीं ये चलता नहीं इस्लाम में, हमारे यहां चलता है। क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि भजन की हमारी आदत जाती नहीं है। ये उन्होंने और बताया कि कब्र मजार की पूजा कहां से आ गई इस्लाम में, ये सब निषिद्ध है, लेकिन अखंड भारत में चलता है। उन्होंने अखंड भारत की व्याख्या भी बताई मुझे, अफगानिस्तान से बर्मा तक, ये बताया उन्होंने, ये उनके शब्द है, मैं अपना कुछ नहीं जोड़ रहा हूं इसमें। उन्होंने कहा ये कहां से आ गई, चैन नहीं पड़ता मूर्ति पूजा किए बिना, प्रकृति से तो हम वही है, ऐसा है। और ये हमको मालूम हो गया तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये मालूम होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, उसके लिए सच्चर कमेटी चाहिए। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने उनको उत्तर दिया कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और आप बता रहे इसलिए मैं नहीं जान रहा हूं, हमको 1925 से मालूम है, डॉक्टर हेडगेवार ने बताया था। परंतु अभी आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको मालूम नहीं, आप उनको पढ़ाइए, वो मान जाएंगे, तब हम अपना विरोध पीछे करेंगे। ये सत्य है, ये आए हैं, प्रभाव आए हैं, लेकिन हमने सबको हजम किया है। बीच में हमारा सतत लड़ने के कारण हाजमा गड़बड़ हो गया, इसलिए आज समस्या है। कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग यहां मिलजुल कर सुख के साथ अपनी अपनी उपासना, अपना अपना खान पान, रीति रिवाज, प्रांत, भाषा लेकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, भारत माता के पुत्र बनकर रहेंगे। स्वदेशी समाज में रविंद्रनाथ ने यही कहा है ना, अंग्रेजों को कहते हो कि आप लोग क्या समझते हो, हिंदू मुसलमान ऐसी लड़ाई करते करते एक दिन दोनों समाप्त हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इस आपसी संघर्षण में से ही मिलजुल कर रहने का कोई रास्ता ये लोग निकाल लेंगे, और मैं आपको बताता हूं वो रास्ता अवश्य हिंदू रास्ता होगा। ये रविंद्रनाथ ने स्वदेशी समाज के पहले प्रकरण के निष्कर्ष में कहा, उसी बात को निवेदिता ने कहा। और ये करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर पहली बात वो बताती है हमको कैसे रहना पड़ेगा, जो स्वामी जी ने भी कही, नेवर लोअर योर फ्लैग टू एनी फॉरेनर इन व्हाट एवर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ यू वर्क, ट्राई टू बी प्री एमिनेंट इन इट, ट्राई नॉट टू हैव टू बो टू ए फॉरेन अथॉरिटी or copy a foreign model. Keep this spirit alive in your heart. किसी भी विदेशी के सामने झुक मत जाओ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तम बन जाओ, उत्कृष्ट बन जाओ। कभी भी दूसरों की नकल या दूसरों के अधिकार के सामने झुकना मत करो। इस वृत्ति को जागृत रखो। स्व गौरव की घोषणा उन्होंने की। पहला काम हमारा है अपने मन में और अपने समाज के सब बंधुओं के मन में, उनकी भाषा कोई भी हो, पंथ संप्रदाय कोई भी हो, इस स्व गौरव को जागृत करना। दूसरी बात उन्होंने की है कि इसके साथ साथ आग्रही बनो। एग्रेशन यानी असर्शन, उनके शब्द मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मैं एग्रेशन पढ़ूंगा, उसका मतलब है असर्शन। झगड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एग्रेशन इज टू बी द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिया दैट इज टुडे इन स्कूल एंड क्लासरूम। एग्रेशन एंड द थॉट एंड आइडियल्स ऑफ एग्रेशन इंस्टेड ऑफ पैसिविटी एक्टिविटी। एग्रेशन का मतलब उन्होंने स्पष्ट किया है। एग्रेशन यानी क्या? इंस्टेड ऑफ पैसिविटी एक्टिविटी। For the standard of weakness, the standard of strength. In place of a steadily yielding defense, the ringing cheer of the invading host.
merely to change the attitude of the mind in this way is already to accomplish a revolution. And the inception of some such change will have become evident to us all within a dozen years. ये प्रयोग संघ ने किया, संघ ने ये एटीट्यूड बदली और हिंदू खड़ा हो गया। ये एटीट्यूड बदलनी चाहिए। आत्महीनता की जो बुद्धि कूट कूट कर मैकॉले साहब के षड्यंत्रों के द्वारा हमारे चित्त में भरी गई है, उसको निकाल देना पड़ेगा और स्व गौरव की भावना से स्वाभिमान मन में लेकर हम लोगों को आग्रही बनना पड़ेगा, एसर्टिव बनना पड़ेगा। ये दूसरी बात उन्होंने बताई। और संकल्प करना पड़ेगा। अभी तक जो मैंने बोला उसका सारांश उस संकल्प में आता है। संकल्प क्या होना चाहिए? ए डेली एस्पिरेशन फॉर द नेशनलिस्ट। आई बिलीव दैट इंडिया इज वन, इंडिसोल्यूबल, इंडिविजिबल। इसको हम भूल गए। वंग भंग के समय इसको हमने याद रखा, अंग्रेजों का षड्यंत्र विफल हुआ। इसको हमने 1940 के बाद भुला दिया। एक बहुत मेरे लिए नई बात है, मेरे एक मित्र ने बताई, वो रिसर्च कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के सब विचारधाराओं के लोग 1940 तक भारत को एक अखंड प्राचीन राष्ट्र मानते थे। दूसरे महायुद्ध में और रशिया में क्रांति होने के बाद कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे ये बुद्धि विकृत हो गई और उसके बाद ये सारी बातें हमारे और नेताओं के मन में घुसी तो हम भूल गए और उसका नतीजा देश टूटने में हुआ, रक्तपात में हुआ, हिंसा में हुआ। और इसलिए आई बिलीव दैट इंडिया इज वन, इंडिसोल्यूबल, इंडिविजिबल। नेशनल यूनिटी इज बिल्ट ऑन द कॉमन होम, द कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन लव। I believe that the strength which spoke in the Vedas and Upanishads, in the making of religions and empires, in the learning of scholars and in the meditation of the saints is born once more amongst us and its name today is nationality. ये राष्ट्रीयता ही हमारा धर्म है। I believe that the present of India is deep rooted in her past and that before her shines a glorious future. O nationality, come thou to me as joy or sorrow, as honor or as shame. Make me thine own. यही हमारा धर्म है। हमारा जो परंपरागत सार्वजनीन वैश्विक धर्म है, जिसको मानवता या बंधुभाव ही कह सकते हैं, वही हिंदू धर्म है। और सिस्टर निवेदिता ने यह भी कहा है कि धर्म इज टू इंडिया व्हाट सिविलाइजेशन इज टू यूरोप। यूरोप के देश प्रगति करते यानी क्या? वो अपार सामरिक सामर्थ्य लेकर खड़े हो जाते या अपार आर्थिक सामर्थ्य लेकर खड़े जाते या नया नया विज्ञान और तकनीकी लेके खड़े हो जाते, उसको उनका विकास माना जाता है। भारत विकसित कब माना जाएगा? ये सब भारत कर लेगा तो भी वो नकल होगी। पहले लोग कर चुके हैं, किसी ने किया नहीं। इसी एक बात, भारत धर्म लेके जब खड़ा होता है तब वो उसका विकास माना जाता है। संकल्प में ये बात है और इस संकल्प को अपने जीवन का आलंबन बनाना। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देती थी कि रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में सोने का टुकड़ा, एक हाथ में मिट्टी मुट्ठी भर लेके कहते थे, बार बार बोलते रहते थे और हाथ से मिट्टी की जगह सोना और सोने की जगह मिट्टी ऐसा बदलते रहते थे इधर से उधर और कहते थे सोना मिट्टी है, मिट्टी सोना है, सोना मिट्टी है, मिट्टी सोना है। ऐसा करते करते मन इन दोनों को समान मानने लगता था, तब उसको नदी में फेंक देते थे। भगिनी निवेदिता कहती है, सिमिलरली लेट अस से, ये उदाहरण देके, इंडिया इज ऑल, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, इंडिया इज ऑल, टिल वन आइडिया अलोन रिमेन्स विथ अस ऑफ थ्रोइंग अवे सेल्फ and life and ease as so much dross in the great stream of effort that is making for the national righteousness. इस राष्ट्रीयता के धर्म को निभाना है तो स्वार्थ का संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा और चारित्र्य संपन्न बनना पड़ेगा। चारित्र्य संपन्न बनना कैसे? इस एक ध्येय के पीछे अपना सारा जीवन लगा दो, अपनी सारी शक्ति, कर्म, मन, वचन सब कुछ लगा दो। थॉट, फीलिंग, वर्क डिवोटेड टू ए सिंगल एंड, मेक कैरेक्टर।
accepting the great purpose of nationality and struggling to serve it with the wholehearted devotion, the man and the community becomes transformed. Their purpose is renewed, is clearly conceived, is still more earnestly served. Experience goes to wisdom. Wisdom is deeper assimilated. Character is stored up. And by the strength of character, man can remove mountains. It is character that can cleave through adamantine walls of difficulty. इस ध्येय के ध्यास से अपने मन वचन कर्म को पवित्र करना होगा. सारा अहंकार और स्वार्थ उसमें से निकालना पड़ेगा. अपने व्यवहार को चारित्र्य संपन्न बनाना पड़ेगा. और चारित्र्य संपन्न हम बन गए, मन की प्रवृत्ति शीलवान हो गई और कृति में वो प्रतिबिंबित होने लगी, तो फिर हमारे सामने किसी प्रकार की कोई बाधा ठहर नहीं सकती. इतना बल प्राप्त होता है. ये करना पड़ेगा. ये शब्दों का खेल नहीं है. एक एक जीवन तिल तिल जलना पड़ेगा. उसके लिए एक एक जीवन को तैयार होना पड़ेगा. तब ये राष्ट्रीय एकता का धर्म हम निभा सकते हैं. और समाज को ऐसा बनना आवश्यक है. कैसे होगा ये संस्कार? स्कूल कॉलेज में होगा? हां, होता है, होना चाहिए. कुछ मात्रा में हो रहा है, बहुत मात्रा में भी बाकी है. लेकिन केवल स्कूल कॉलेज नहीं है. मुख्य यह संस्कार तो अपने घर में होता है. मैकॉले साहब की शिक्षा से ही योगी अरविंद गए, विवेकानंद गए, गांधी जी गए, लोकमान्य तिलक गए. उनको शिक्षा कौन सी मिली? डॉक्टर हेडगेवार भी अंग्रेजी शिक्षा लेने वाले थे, वेदपाठी घराने के थे, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़े. लेकिन ये लोग विदेशी नहीं बने. क्यों नहीं बने? क्योंकि उनके घर में उनको जो पाथेय मिला था 6 साल की आयु तक, वो इतना पक्का था कि ऊपर के ढकोसले को भेद कर वो मन से बाहर आया. और इसलिए जो स्वामी जी ने कहा, और अभी मैंने विजयादशमी के भाषण में भी इसको कहा है, निवेदिता जी ने वो कहा है, द समाज इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली, द होम इज बिहाइंड द सिविक लाइफ, एंड द सिविक लाइफ सस्टेन्स द नेशनलिटी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन कॉम्बिनेशन. हम सबको जोड़ने वाले ये संस्कार है. जो घर में बनेंगे तो कुटुंब संस्कारवान बनेगा, उसके कारण समाज शक्तिवान बनेगा. समाज का व्यवहार सभ्य और संवेदनापूर्ण नागरिक व्यवहार होगा. उसके कारण राष्ट्रीयता बलवान पड़ेगी. द एसेंशियल्स ऑफ ऑल 4 एलिमेंट्स वी हैव अमंगस्ट अस. We have inherited all that India needs in our ancient dharma, but we have allowed much of their consciousness to sleep. We have again to realize the meaning of our own treasures. हमारा जो पूर्व संचित धन है, उसको हमको फिर से समझकर उनके संस्कारों को अपने अंदर जो पहले से भरे गए हैं परंपरा के कारण, उनको जागरूक करना पड़ेगा. तब हम ऐसा बन सकते हैं. और इसका अर्थ क्या है? नागरिक सभ्य व्यवहार. यानी क्या? तो संवेदनशील व्यवहार की बात है. नेशनल फीलिंग इज अबव ऑल फीलिंग फॉर अदर्स. इट इज रूटेड इन पब्लिक स्पिरिट इन ए स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस. बट दीज, यानी सिविक सेंस बोला है, पब्लिक स्पिरिट बोला है, दीज आर ओनली ग्रैंडिलोक्यूट नेम फॉर व्हाट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनाइज्ड अनसेल्फिशनेस. सामूहिक निस्वार्थ बुद्धि के ही ये बड़े बड़े सजे हुए नाम है. The best preparation for nation making that a child can receive is to see his elders. अपने घर में हमारा व्यवहार कैसा होता है हमारे बच्चों के सामने? See his elders. Always eager to consider the general good rather than their own. सामूहिक हित के लिए अपने हित की बलि देने वाले अपने बुजुर्गों को बच्चों ने देखना चाहिए. A family that willingly sacrifices its own interest to those of the villages or the street or the town, a household that condones no act of dishonesty on the part of a public servant out of consideration for its own comfort or safety. A father who will fling himself at any obstacle in the cause of honor and justice for the people. These are the best and strongest education for the nation making that a child can have.
नई पीढ़ी का संस्कार, उसके लिए उत्तम और समर्थ शिक्षा कौन सी है? उसके बुजुर्गों का व्यवहार, वो प्रामाणिकता के, सामाजिक न्याय के पक्ष में है, वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन न करने वाला है, अपने स्वार्थ की यत्किंचित भी परवाह न करते हुए वो न्याय के पक्ष में खड़ा होने वाला है। ऐसा व्यवहार बच्चों को दिखता है तो फिर बच्चों की शिक्षा समर्थ और उत्तम हो जाती है। और इसलिए और कुछ सूचनाएं जो उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है। वो कहती है कि यू शैल ऑलवेज बेयर इन माइंड एज ए लेसन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस दैट देन देयर कैन बी नो नेशनैलिटी इन ए कंट्री वेयर द पीपल आर ऑलवेज फ्लाइंग एट ईच अदर्स थ्रोट। एक दूसरे का गला काटने की स्पर्धा जहां चल रही, वहां कैसे राष्ट्रीयता पनपेगी? फॉर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड सेंटिमेंट, भावना और मत के विरोध में एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े में चढ़ बैठने वाले लोग जहां हैं, वहां कैसे होगा? इफ द एडवोकेट ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन वेयर ऑलवेज टू रिवाइल द एडवोकेट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजनरेशन, if the social reformer were to fly at the upholder of Hindu orthodoxy, if the orthodox Hindu again were to fight with the Hindu revivalist, if the literary man were to find fault with the educationalist and vice versa, if such were the state of affairs in a community, then it must be admitted that the society has not yet learned the first lesson of nation building. ये मत प्रवाह, विचार वगैरह, इनको लेके ये सारे जो झगड़े चल रहे हैं, ये पहले झगड़े बंद करो भाई। बहुत पहले धर्मयुग नाम का एक साप्ताहिक निकलता था, उसमें मैंने एक कविता पढ़ी थी। वो कविता का शीर्षक है, उसने दिया, आओ बंधु झगड़ा करें। क्योंकि कावेरी विवाद उस समय 30 साल पहले की बात है, 40 साल पहले चरम पर था, उसका निर्णय नहीं आया था। अब निर्णय आने के बाद भी चल रहा है, लेकिन वो कहता आओ बंधु झगड़ा करें। झगड़ा क्यों करे? फुर्सत है इसलिए करे। झगड़े का कारण क्या? अरे कारण कुछ भी मिल सकता है। मेरे बाल सफेद तेरे काले क्यों? मेरा कद ऊंचा तेरा छोटा क्यों? फुर्सत है, झगड़ा करना है, कारण मिल जाएंगे, आओ कारण ढूंढेंगे, झगड़ा करेंगे। ऐसी कविता थी। ये आपस का झगड़ा, मतांतर को ये छोड़ देना चाहिए। विनोबा जी भावे ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने वेदों की कुछ चयनित ऋचाओं पर छोटी जो कमेंट्री है, भाषांतर ही दिया है उन्होंने। कहीं कहीं एकाध जगह अपनी टिप्पणी की है। तो प्रसिद्ध वो संगठन सूक्त है, उसमें एक ऋचा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशाम समानम मंत्रम अभिमंत्र ये वह समान है न वो हविषा जुयोगी। उसका भाषांतर वो देते हैं और वो कहते हैं अपनी टिप्पणी में कि ऋग्वेदकार मनुष्य मन के सबसे जानकार लोग थे, ये इस ऋचा में दिखता है। उन्होंने सर्वत्र सम समान सम समान कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन। लेकिन जब चित्त की बात आई तो उन्होंने उसको सम नहीं कहा, सह कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि एक आदमी का चित्त दूसरे आदमी के बिल्कुल जैसा होना संभव नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया, और इसलिए उनको समान करने के झंझट में मत पड़ो। भिन्न प्रकार का चित्त लेकर भी जब यह संकल्प है कि हम साथ चलना है हमको, तो मतभेद होने के बाद भी मनभेद नहीं होता है। स्वार्थ की बात छोड़ दो, स्वार्थी लोग जहां हैं वहां तो बात बात पर झगड़ा होना ही है, लेकिन निस्वार्थ बुद्धि बनने के बाद भी हमारे यहां मतभेद को लेकर झगड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश में अनेक विचारधाराओं के प्रयोग चले, विदेशी विचारधाराओं के जब चले तब उसमें चारित्र्य संपन्न त्यागी विचारवान व्यक्ति थे। उनके विचार गलत सिद्ध हो गए होंगे, लेकिन वो अप्रामाणिक नहीं थे, वो देश के लिए ही काम करने वाले थे। लेकिन ऐसे लोगों ने प्रारंभ किए हुए लगभग सब आंदोलनों के आज टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी का भी एकजुट नहीं है। पुराने जमाने के कम्युनिस्ट, उनकी एक गहराई थी, उनकी एक ऊंचाई थी।
जब स्वामी जी ने जो कही कम्युनिस्टों के बाद, वो शुरू होने के पहले की बात मैं कर रहा हूं। सर मानवेंद्रनाथ राय जैसा नाम हम ले सकते हैं, पुराने जमाने के कांग्रेसी की एक ऊंचाई थी, गहराई थी। ऐसे लोगों ने प्रारंभ किए हुए काम, उनकी दशा क्या हो गई, उनके टुकड़े हो गए। और होने का कारण क्या है? थियोरेटिकल डिफरेंस। अरे भाई, देश का काम करना है और एक दूसरे के प्रामाणिकता पर विश्वास है, तो प्रयोग करने का अवसर देने में क्या दिक्कत है? यह स्वभाव हमको बनाना पड़ेगा। और इसलिए दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना निवेदिता की है हमको योग्य बनने के लिए, राष्ट्रीयता का धर्म निभाने के लिए, वो कहती है, इस मामले में आप यूरोप को देखो, यूरोप का अनुकरण करो। आवर टास्क इज टू ट्रांसलेट, नहीं, you too have to learn a lesson from the European. He has the singular capacity of acting in concert with a person for whom perhaps he may have the greatest personal dislike, merely out of regard for the welfare of the party or organization to which both of them belong. पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी चलनी चाहिए, काम होना चाहिए उसका, इसलिए अपने लिए अत्यंत अप्रिय व्यक्ति को भी साथ चलने का गुण यूरोपियन लोगों में है। दिस पावर ऑफ सेल्फ सपरेशन फॉर द सेक ऑफ एन आइडियल इज अ वर्च्यू। वो पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बोल रही, वो इस गुण के बारे में बोल रही, अपने अहंकार को दबा देना ध्येय की प्राप्ति के लिए। is a virtue which the Indian has still to learn. हमारी परंपरा में है, हम भूल गए, उसको सीखना पड़ेगा। For it is evident that without this virtue, no considerable advance could be made in the direction of such popular organizations as the idea of nationality necessarily involves. राष्ट्र धर्म पर चलेंगे तो संगठन संस्थाएं खड़ी होगी, व्यवस्थाएं खड़ी होगी, उनको ठीक चलना है तो ये सीखना पड़ेगा। देश के लिए आपसी मतभेदों को जमीन में गाड़कर उनकी मृत्यु भूमि पर खड़े होकर मिलकर काम करना, यही संगठन का मंत्र है। और करना क्या पड़ेगा? पहली बात यह करनी पड़ेगी कि हमारा जो परंपरागत धर्म है, जिसकी अभिव्यक्ति करने के लिए हम 1000 साल स्वतंत्र नहीं रहे बीच में, और वो क्या है ये सिखाने वाली व्यवस्था भी उस 1000 साल में टूट गई। इसलिए आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने धर्म को कहते हैं तो वो भाषा नई पीढ़ी के समझ में नहीं आती, और दूसरी बात, जिसको हम धर्म कहते हैं उसमें बहुत बड़ा अधर्म है। ये दोनों बातें हमको ठीक करनी पड़ेगी। Our task is to translate ancient knowledge into modern equivalents. आज दुनिया बदल गई, प्रचलन बदल गया, तो इस प्रचलन में कौन सी बातें हैं जो हमारे धर्म को अभिव्यक्त कर सकती है? इस प्रचलन में हम नया क्या कर सकते हैं जो हमारे धर्म को अभिव्यक्त करेगा? इसको हमको करना पड़ेगा। जो न्यू फॉर्म विदाउट दैट ओल्ड स्ट्रेंथ, हम नया करेंगे और उसमें वो परंपरा अक्षुण्ण नहीं रहेगी, इज नथिंग बट ए मॉकरी, ऑलमोस्ट इक्वली फुलिश is the savage anachronism of an old-time power without fit expression. हम नया नया करेंगे, पुराना जाता है समय के साथ, जाने दो, नया करो, लेकिन नए में पुराने की आत्मा रहनी चाहिए, नहीं तो वो एक भद्दा मजाक हो जाएगा और बिना नया रूप दिए हम बातों को ले जाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी। Spiritually, intellectually, there is no undertaking but we must attempt it. Great realms of the ideal open for our exploration. New conceptions of life and duty and freedom. New ideas of citizenship. Untried expressions of love and friendship. Into all these we must throw ourselves with the burning energy to make them our own. यानी पुराना जैसा का ये नया जैसा मिलता है वैसा स्वीकारो, ये नहीं कह रहे, उसमें हमको अपने आप को डालना पड़ेगा, भारत को डालना पड़ेगा और उसको अपना बनाना पड़ेगा। वी हैव टू एडैप्ट टू न्यू टाइम्स, ये संदेश है। और दूसरा संदेश है
कि भौतिक दुनिया आज जिस जिस बात को मानती हो, सब बातों में अपना दिग्विजय खड़ा करो, उसके बाद दुनिया आपका कहना मानेगी। सर्वत्र अपना मेरिट सिद्ध करना, यह भारतवासियों का कर्तव्य है। उत्कृष्टता की भूख लेकर काम करना, यह भारत की बात है। मैं जो कर रहा हूं उससे केवल मेरा मूल्यांकन नहीं होगा, दुनिया भारत का मूल्यांकन करेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने सैकड़ों उपग्रह, एक उपग्रह के साथ सैकड़ों उपकरण एक साथ भेजे, वो लॉन्चिंग एपरेटस के साथ विभिन्न देशों के 100 से ऊपर भेजे, तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, क्योंकि वो केवल उन वैज्ञानिकों की बुद्धि नहीं मानी गई, वो भारत का पना कर माना गया। ये होता है। इसलिए इंस्टेड ऑफ मियरली लर्निंग मॉडर्न साइंस, she has to prove herself able to apply the methods of modern science to the solution of some of its unsolved problems. Instead of merely accepting other man's steamships and mechanical contrivances, she has to produce great inventors who will add to the convenience and potentiality of life. Instead of enjoying a foreign literature, she has to pour into that literature masterpieces of a new type. Instead of admiring national evolutions and heroic leaders in other countries, she has to consolidate her own forces and bring forth her own heroes to constitute an army of nationality on her own soil. सब क्षेत्रों में भारतीयों को भारत के लिए दिग्विजय करना पड़ेगा। उस दिग्विजय को कर सकने के लिए और अपने धर्म को काल सुसंगत नई अभिव्यक्ति देने के लिए आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, इस ऋचा के अनुसार विश्व में जो लेने लायक हो लेकर उसको भारतीय रूप देकर अपनाने के लिए संगठन की कला सीखनी पड़ेगी। और संगठन की कला सीखने के लिए चारित्र्य संपन्न, संवेदनशील, आत्मीय व्यवहार को सारे समाज को सिखाना पड़ेगा। अपने जीवन से प्रारंभ करके, अपने परिवार के, अपने गांव मोहल्ले के जीवन से होते हुए संपूर्ण सामाजिक जीवन को हम ऐसा खड़ा करेंगे, भारत के राष्ट्रीयता का वो सनातन अक्षुण्ण प्रवाह अजस्र रूप लेकर फिर से बहने लगेगा और सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होकर फिर एक बार विश्वगुरु सिंहासन पर अपने भारत माता को बिठाएगी। दो हस्तों से अभय प्रदान करने वाली उस भारत माता के रूप को इसी जीवन में इन्हीं आंखों से देखने के लिए भगिनी निवेदिता के उस उपदेश को समझकर अपने जीवन का अंग बनाने की आज आवश्यकता है। इतना ही मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं।